हेलो फ्रेंड्स, मैं निधा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसे हम 50 क्वेश्चन करेंगे आज। और इससे आपको क्या होगा कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और 50 क्वेश्चन है, काफी टाइम लगा है बनाने में इसे, तो पूरे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है आपका। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संस्कृति आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, सी है पार्टी आधारित अवधारणा और डी है मूल्य आधारित अवधारणा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टी आधारित अवधारणा। देखिए, पार्टी आधारित अवधारणा जो है संविधानवाद की विशेषता नहीं है। संविधानवाद विचारों, ठीक है, दृष्टिकोणों और व्यवहार की व्यवस्था है। ठीक है, जो इस सिद्धांत का वर्णन करता है कि सरकार को मौलिक कानूनों से अधिकार प्राप्त होता है और उससे सीमित होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। परिभाषा किसने दी है? लेरा ब्यूलिको ने, रेनो स्टार्म ने, रॉबर्ट वालपोल ने, बिलोबी ने। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रेनो स्टार्म। देखिए, रेनो स्टार्म के अनुसार बजट एक दस्तावेज है जिसमें सरकारी राजस्व और व्यय की आरंभिक अनुमोदन योजना रहती है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी की चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? गठबंधन निर्माण, बी है मतदाताओं की चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, सी है बहुदलीय प्रथा और डी है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। भारत में चुनावी राजनीति की विशेषता नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, ठीक है, तब यह पृष्ठभूमि उन कानूनों, उन प्रमुख भागीदारों और मुद्दों पर गौर करती है। ठीक है, और जिसमें आर्थिक सुधार, जाति और धर्म शामिल रहते हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति को ढाला है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? टीएच ग्रीन है, जॉन लॉक है, हेराल्ड लास्की है, जेरेमी बेंथम है। नीचे दिए गए विकल्प हैं, उसमें से हम चुनेंगे और राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ए और बी, यानी टीएच ग्रीन और जॉन लॉक। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन नहीं है? ठीक है, देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता अपने कार्यों पर बाहरी नियंत्रण से मुक्त, व्यापक समाज के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र इच्छा पर कार्य करने की शक्ति और संसाधनों का अधिकार होती है। जबकि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, ठीक है, नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वह किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर क्या करती है? लगाम लगाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, टीएच ग्रीन और जॉन लॉक, जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक ग्रेगर ने अपनी प्रतिष्ठित मूल पाठ में द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपनी प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सही मान्यता है? ए ऑप्शन है, आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। बी है, आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसकी प्राप्ति भी करना सीखता है। सी है, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो भी दूर रहना चाहेगा। उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है। डी ऑप्शन राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, राइट ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है? आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने, हेनरी फ्रिंडो कार्डसो ने, इमैनुअल वालेस्टेरन ने, राहुल प्रविश ने।
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इमैनुअल वालस्ट्रेन। विश्व व्यवस्था के सिद्धांत में अर्धपरिधि वाले देश जिन्हें 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 कभी कभी केवल अर्धपरिधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिन्हें कभी कभी केवल अर्ध परिधि कहा जाता है। ठीक है, और अर्धपरिधि कहा जाता है। और औद्योगिकरण करने वाले अधिकांश देश जो पूंजीवादी देश हैं, ठीक है, जो पूंजीवादी देश हैं, जो परिधि और अंदरूनी देशों के बीच, ठीक है, जो परिधि और अंदरूनी देशों के बीच स्थित हैं। और इमैनुअल वालस्ट्रेन ने अर्ध परिधि की अवधारणा दी है। ठीक है, आज अर्ध परिधि आमतौर पर क्या है? औद्योगिकृत है। ठीक है, औद्योगिकृत है। और ऐसा है कि हालांकि जो है अर्धि परिधि देश सभी राष्ट्र नहीं होते हैं, जैसे क्योंकि इजराइल है, पोलैंड है, ग्रीस है। छोटे देशों में अर्ध परिधि बड़े का अस्तित्व बताया जा सकता है। और जैसे कि अर्ध परिधि में अर्जेंटीना है, चीन है, और ब्राजील है, मैक्सिको है, और कई कई देश हैं जो इसमें आते हैं। बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और ये इसमें आते हैं। और अर्धपरिधि आमतौर पर जैसा कि औद्योगिकृत है, और अर्धपरिधि देशों में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण और संयुक्त राष्ट्र में योगदान दिया जाता है। और वे औसत से अधिक भूमि द्रव्यमान, जैसे कि अर्जेंटीना, चीन, भारत, ब्राजील, मेक्सिको, ये सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश इसमें आते हैं। राइट ऑप्शन आपका इमैनुअल वालस्ट्रेन। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। किसका कथन है? फ्रैंक फैनन का। ठीक है, फैनन, हन्ना आरेंट, हॉब्स, मैकियावली। 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रांक फैनन ने कहा कि क्रांतिकारी हिंसा न केवल भावनाओं को शांत करती है बल्कि औपनिवेशिक लोगों को फिर से अपने आप को नए रूप में लाने का अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होगा। और राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 6 मंथ। देखिए, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे राष्ट्रपति या पद से हटाया जाए, तो जब कार्यालय की रिक्ति होती है और राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त होता है, खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति अपने पदभार को ग्रहण नहीं कर लेते हैं या खाली पद को भरने के लिए दोबारा चुनाव नहीं होता है। लेकिन यह 6 मंथ तक ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, बीमारी है कि कोई भी कारण है, या अपना जो पद है वो उसका निर्वहन करने में राष्ट्रपति समर्थ नहीं है निर्वहन करने में, तो उपराष्ट्रपति उनका पद जो है भार ग्रहण करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान और उसके संबंध में जब तक कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं या उनके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तब तक उनके पास राष्ट्रपति की जो है सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी। जो भी सभी शक्तियां राष्ट्रपति पास होती हैं वो उपराष्ट्रपति के पास भी आ जाएंगी पदभार ग्रहण करने के बाद। और संसद की ओर से कानून द्वारा जो है निर्धारित किया जा सकता है कि ये सारे अधिकार उस समय तक रहेंगे उनके पास जब तक वो उस पद पर रहेंगे। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका है 6 मंथ। और जो है ये अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष तक पद पर
जो है राष्ट्रपति रहते हैं, जैसा कि 5 वर्ष तक। ठीक है। और अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उस पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति का अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे 65 के अनुसार। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सी, 6 मंथ। नेक्स्ट है 1989 में विश्व ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब सहारा अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सब सहारा अफ्रीका। तो 1989 में विश्व बैंक ने उप सहारा अफ्रीकी देशों के संदर्भ में शासन की अवधारणा तैयार की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? चेस्टर बनार्ड, एडवर्ड विंडर, फेरेल हेडी, फ्रेड रिंग्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रेड रिंग्स। फ्रेड रिंग्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है और 1962 में फ्रेड रिंग्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में रुझान, क्या लोक प्रशासन में, ठीक है, लोक प्रशासन में लोक प्रशासन के तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन रुझान, ठीक है, 1962 में फ्रेड रिंग्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में रुझान शीर्षक से लेख लिखा था और उन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन, विशेष रूप से रिंग्सियन मॉडल, ठीक है, रिंग्सियन मॉडल के रूप में भी मॉडल में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है। और तुलनात्मक लोक प्रशासन में संगठन और कर्मियों, सार्वजनिक जैसे कर्मचारी, प्रशासनिक अभिजात वर्ग और प्रशासनिक हस्तियां, प्रक्रियाओं और राजनीतिक निर्णय लेने वाले के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रशासनिक घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है। अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं परंपरावाद, पद सोपान की ओर सत्ता, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक उदारवाद। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी, परंपरावाद और पद सोपान की ओर सत्ता। देखिए, रूढ़िवाद एक सौंदर्य विषयक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो पारंपरिक सामाजिक संस्थानों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का प्रयास करता है। रूढ़िवाद के मुख्य सिद्धांत संस्कृति और सभ्यता की यथास्थिति के संबंध में अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें यह देखा जाता है कि पश्चिमी संस्कृति में रूढ़िवादी लोग संगठित धर्म, संसदीय सरकार और संपत्ति के अधिकारों जैसे कई संस्थानों को बचाकर रखना चाहते हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रशासन के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जेम्स सी वाल्सवर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड स्टन की ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ए का सी हो जाएगा, पहले सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश क्रांति नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गरम दलवादी नेता, ठीक है, जिन्हें लाल बाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, और पाल, लाल बाल और पाल। ठीक है। ते 3 लोग थे, ठीक है, जिन्हें जो गरम
दलवादी थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के अपील करने या चिल्लाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। साल्ट वन फर्स्ट 1987, साल्ट सेकंड 1990, स्टार्ट वन 1979 और INF ट्रीटी 1972। मिलान करेंगे। साल्ट वन 1972, साल्ट सेकंड 1979, स्टार्ट वन 1990 और IFTT 1987 संधि जो हुई थी। ठीक है, INF संधि। राइट ऑप्शन आपका मिलान करेंगे। ए का क्या है, फोर्थ है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए फोर्थ इसी में। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है। वे उपनिषदों से प्रभावित थे, वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे, वे नास्तिक थे। डी है, वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और डी। वे नास्तिक नहीं थे, एकेश्वरवादी बेशक थे, एक ईश्वर को मानते थे। जो रूढ़िवाद है और कर्मकांड है, ठीक है, इन सब चीजों का वो खंडन, मूर्ति पूजा आदि का खंडन बेशक करते थे, लेकिन वे एकेश्वरवादी थे, नास्तिक नहीं कहा जा सकता, उन्हें नास्तिक नहीं थे। ठीक है, तो उपनिषदों से प्रभावित थे एक तो। ठीक है, और तर्कवादी थे, एकेश्वरवादी थे, ईसाई धर्म द्वारा समर्थित त्रिमूर्तिवाद के सिद्धांत के वो आलोचक थे। ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं। राजा राम मोहन राय एक भारतीय समाज सुधारक थे। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले बने ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे और उन्हें अकबर द्वितीय द्वारा, ठीक है, अकबर सेकंड द्वारा रायजा राय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, बी और डी। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड का सुमेल करना है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ पुस्तक है। रविंद्र राय, द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी। बी है आशीष कुमार राय, द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्पेरी, जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। डी है संजय कुमार, इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मिलान करेंगे, क्या हो जाएगा, रविंद्र राय, द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी, आशीष कुमार राय, द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्पेरी, ये हो जाएगा जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। संजय कुमार, इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 1, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कम्युनल अवार्ड, साइमन अवार्ड कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन वार्ता। ठीक है, और 17 क्वेश्चन है और हम इसमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे जब, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन 1927, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था, जो कि 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, और जो है महात्मा गांधी ने
पूछा जाता है कई बार, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने लिया था द्वितीय में, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें लिया था, पहले और तीसरे में नहीं थे, जबकि अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। ठीक है। और गांधी इरविन वार्ता, गांधी इरविन पैक्ट 1931। ठीक है। और कम्युनल अवार्ड 1932। ठीक है। 16 अगस्त 1932। ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले क्या है, साइमन कमीशन है। ठीक है। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था। ठीक है। और इसको नियुक्त किया था साइमन कमीशन को। ठीक है। और उसके बाद आया था उसके बाद क्या था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है गांधी इरविन एक्ट। ठीक है। कम्युनल जो अवार्ड है उसे रैम से सांप्रदायिक पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें, इसे सांप्रदायिक पुरस्कार भी कहा जाता है, जो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया था, और इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और इसे सांप्रदायिक पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है। और जैसा कि मुसलमानों के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसे सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों तक बढ़ाया गया था। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें थी जो ये था। और उसके बाद आता है गांधी इरविन, ठीक है, एक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे पहले सबसे आएगा बी सी डी ई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बी है हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। और सी है हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। डी है हीगल का युद्ध में विश्वास नहीं है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी सही है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर भगवान का आगमन है, अवतरण है, और हीगल ने महिलाओं को हीन माना, कमजोर माना, उनकी तार्किक क्षमता कम होती है उसने कहा। ठीक है। और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। ये उन्हें जर्मन आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में, पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में एक माना जाता है, जिनका प्रभाव तमाम समकालीन दार्शनिक विषयों पर था, और सौंदर्य शास्त्र से लेकर सत्ता मीमांसा और राजनीतिक तक विश्लेषणात्मक और यूरोपीय परंपरा दोनों पर उनका प्रभाव था। रही बात युद्ध की, तो हीगल का युद्ध में विश्वास था, और उसने हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का एक नागरिक एक अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिकता लेता है तो उसको भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। सी है नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। डी है संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने संबंधी प्रावधान बन सकता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। यानी एक साथ भारत की नागरिकता और देश का नागरिक कोई नहीं हो सकता है। भारत का नागरिक
साथ ही किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता, और भारत का संविधान भारतीय नागरिकता और किसी विदेशी मुल्क की नागरिकता एक साथ रखने की अनुमति नहीं देता है। 20 क्वेश्चन है, रेंसिस लिकर्ट के संगठन के स्तर और तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों को पहचान की, उन्हें दक्षता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हितकारी सत्ता, विमर्शकारी नीति, सहभागी, शोषण काल, सत्तावादी। ठीक है, 20 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, पहले शोषण काल सत्तावादी, फिर ए है हितकारी सत्तावादी, बी है विमर्शकारी नेतृत्व और सी है सहभागी। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, एससीओ। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सार्क। तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग, एशियाई क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, ठीक है, संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेल करना है। सूची फर्स्ट सेकंड, फतवा ए जहांदारी, चार्ल्स विलेटाइन, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, एम.एन. राय, इंडिया इंडिपेंडेंस, जियाउद्दीन बर्नी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बी.आर. अम्बेडकर। 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का सेकंड। ठीक है, 23 क्वेश्चन है, प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन ने किस प्रकार अभिलक्षित किया? परहितवादी, विकासात्मक, स्वत्व उदारवाद, कल्याणवादी। 23 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वत्व उदारवाद। तो स्वत्ववादी उदारवाद प्रारंभिक उदारवाद था, जिसकी विशेषता का वर्णन सीबी मैकफर्सन ने किया था, और मैकफर्सन का कहना था कि व्यक्तिवाद की धारणा के सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह जिस पारंपरिक उदारवाद को रेखांकित करती है वह उसके स्वामित्वपूर्ण गुणवत्ता में निहित होती है। ठीक है, और कॉम्फर्ट ब्रूक मैकफर्सन एक प्रभावशाली कनाडाई, ठीक है, ये कनाडा का था, कनाडाई जो है ये थे वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक, और जो टोरंटो विश्वविद्यालय में राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते थे। कहाँ पे पढ़ाते थे? टोरंटो, ठीक है, विश्वविद्यालय में राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते थे। राइट ऑप्शन सी। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मेंगर, फ्रेडरिक हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन। और 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन। तो शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों में मिल्टन फ्रीडमैन सबसे प्रमुख रहे हैं, और शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना 1930 के दशक में मुख्य रूप से फ्रैंक हाइमन नाइट द्वारा की गई थी, और वहां बाद में यहां से कई नोबेल पुरस्कार विजेता भी निकले थे। और नाइट के अलावा स्कूल के कुछ प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध सदस्यों में गैरी एस बेकर, रोनाल्ड पोसे और डायरेक्टर मिल्टन फ्रीडमैन और मर्टन एच ये शामिल थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेल करना है। लॉर्ड ब्राइस, Comparative politics, a development approach, Graham Wallis, new aspect of politics, Gabriel Almond, modern democracy, human nature in politics, चार्ल्स मरियम। मिलान करेंगे, ए का क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्राइस, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ग्राहम वालिस, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। गैब्रियल आमंड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच। और चार्ल्स ई मरियम, मॉडर्न डेमोक्रेसी, क्रेसीज। ठीक है,
तो मिलान करेंगे तो क्या होगा, ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का वन होगा और डी का थर्ड होगा। ठीक है, तो ए का क्या है, सेकंड है, और यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ए का सेकंड होगा, ये गलती से लग गया है एक और। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सी है मेमोरेंडम एग्रीमेंट जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, डी है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट। 26 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अक्टूबर 2020 को मूल विनिमय सहयोग समझौते बी सी बीई सी ए, ठीक है, बीई सी ए पर हस्ताक्षर किए, बीई सी ए, और भारत को अमेरिकी भू स्थानिक जानकारी तथा वास्तविक समय तक पहुंचने में मदद करेगा, जो स्वचालित प्रणालियों और मिसाइलों तथा सशस्त्र ड्रोन जैसे हथियारों की सटीकता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को एस के पुत्र समूह रिटायर्ड जो रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुद्दे में निर्णय दिया था कि ये निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 के द्वारा दी गई आजादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। बी, केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए। सी है, निजता का अधिकार को अनुच्छेद 14 कानून के साथ समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। डी है, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धार्मिक आजादी का अधिकार और अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक और हृदय संरक्षण। नीचे दिए विकल्प में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को जस्टिस के एस पुत्तस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ केस के अपने आदर्शों में घोषित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। ठीक है, और ठीक है, संरक्षित है। और वर्तमान में कौन है इस समय जो है जज जो है जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है इस समय? और ये आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल ए। ठीक है, क्या पूछा है, निर्णय दिया था तो ए, सिर्फ ए। ठीक है, यानी निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत तात्विक भाग के रूप में संविधान थर्ड आजादी गारंटी के माध्यम सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, वेस्टफालिया की संधि, वर्साई की संधि, यूट्रिक की संधियां। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, पहले। ठीक है, वेस्टफालिया की संधि 1648 अक्टूबर, ठीक है, मई से अक्टूबर तक। उसके बाद यूट्रेज की संधि, शांति संधि 1713 से 15, 1713 से 15। वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी, पहले हुई थी वेस्टफालिया की संधि, फिर हुई थी यूट्रेज की संधि, उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक्ट? ये कब हुआ? 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा BDCA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्षण की निष्पत्ति है? ठीक है, कोर्सन और हेरिन। ठीक है, कोर्सन और हेरिन, डिमॉक और डिमॉक, और LD वाइट। ठीक है, और LD वाइट और वुडरो विल्सन। ठीक है, और ठीक है, एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन में मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार से फिर मैं क्लियर कर दूं इसे जरा। वर्साई की संधि। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक्ट जो था, हाँ, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक्ट ये 1919 नहीं, 14 अगस्त 1941। ठीक है, 14 अगस्त 1941 और 26 जून 1945 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और मसौदा तैयार हुआ था इसका 14 अगस्त 1941 को। ठीक है, और जो ये वर्साई की संधि थी ना, ये हुई थी 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और ये द्वितीय युद्ध जो है युद्ध के बाद। ठीक है, 24 अक्टूबर 26 जून को 1945 को, और लागू कब हुआ था ये? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्षण की निष्पत्ति है? कोर्सन और हैरिस, डिमॉक और डिमॉक, LD वाइट, वुडरो विल्सन। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा डिमॉक और डिमॉक। ठीक है, तो डिमॉक और डिमॉक ने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि है। ठीक है, थर्ड है, 30 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। ये क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट ए का 2020, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2005, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004। ठीक है, और राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे मिलान करेंगे 30 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए का थर्ड, बी का आपका हो जाएगा फोर्थ, सी का सेकंड, डी का वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, जनमत बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। तो इंडियन नेशनल न्यायपालिका को नियंत्रित करना राजनीतिक दलों का जो है कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कार्य हैं। चलिए 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मजदूर संघों लेबर यूनियन को उनके गठन के वर्ष के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इंटेक अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ, या अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, भारतीय मजदूर संघ, मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, और
32 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले सी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। भारतीय मजदूर, पहले सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका डी होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर संघ की शाखा है ये, कांग्रेस की मजदूर संघ जो है वो शाखा है, और जिसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी। और यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ से संबद्ध है। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ 1920 का गठन किया गया, और अनुसुईया को गांधी ने इसका आजीवन अध्यक्ष बनाया था। और भारतीय मजदूर संघ भारत का एक मजदूर संघ है, ठीक है, भारतीय मजदूर संघ। और 1900 इसकी स्थापना दंतोपंत हेगड़े ने 23 जुलाई 1955 को की थी। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना करने वाले मेघाजी खुर ने श्रमिकों को आवाज उठाने का एक मंच दिया था 1890 में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ए, बी, डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अवरोही क्रम में पूछा है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम में पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार निजी संपत्ति, और राज्य का उद्भव, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परिवार के उद्भव का निजी संपत्ति और राज्य सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉब्स। हॉब्स ने कहा कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की एक सतत और बेचैन इच्छा है, जो मृत्यु होने पर समाप्त होती है, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी और गांधीज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द बुद्ध एंड हिज्म, द राइज एंड फॉल ऑफ वुमेन, ठीक है। 35 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले बी, फिर डी, फिर बी, डी, सी, ए, ठीक है। 36 क्वेश्चन है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? लेनिन, मार्क्स, मिलीबैंड, पोलंजा। 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्स। तो मार्क्स ने नौकरशाही को राज्य की चेतना के रूप में माना, और मार्क्स के अनुसार नौकरशाही नागरिक समाज का राज्य गठन है, राज्य यह राज्य की चेतना है, ठीक है। चलिए 37 है, अभिकथन, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत में एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। कारण गठबंधन युग केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असमति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। 37 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है, ठीक है। भारत उन परिस्थितियों के कारण संघ को एक साथ रखने का उदाहरण है, जिसमें केंद्र संघीय इकाइयों को एक साथ रखने के लिए शक्ति को विकेंद्रित, ठीक है, विकेंद्रित शक्ति को विकेंद्रित करने पर सहमत हुआ, क्योंकि केंद्र में गठबंधन के दौर में और कमजोर सरकार को साथ ही राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग मुखर हुई थी। 38 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मुझसे मेल करना है। डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
38 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलान करेंगे तो सी हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट सीमोन। इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस 1968। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड बेडनर। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है निष्पादन बजट। यह दर्शाता है कि कोई सरकार इकाई अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करती है, निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है। यह इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का पालन होता है। डी, इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी और डी। ठीक है, यानी सभी। देखिए निष्पादन बजट की मुख्य बातें होती है जिसके लिए निष्पादन के स्तरों को तय करना, सूचना जुटाना जरूरी होता है और किए गए जो कार्य होते हैं उनकी मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, और उस कार्य की गुणवत्ता या परिणाम को मापा जाता है। इससे इस पर प्रभाव पड़ता है कि भविष्य में किसी और विभाग को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है। 40 क्वेश्चन, हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साथ ही रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण या विचार किसका है। ए मैंकिटायर, डेनियल बेल, फ्रांसिस फुकुयामा, मिल्टन फ्रीडमैन। अब 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि हम इतिहास के अंत को इस प्रकार देख रहे हैं, मानो वह मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव सरकार के अंतिम रूप के तौर पर पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक स्वास्थ्य, लोकोपयोगी सेवाएं, स्वच्छता। ठीक है, देखिए कानून और व्यवस्था का रख रखाव, स्थानीय सरकारों की चिंता। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, यह स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेम्स मिल द्वारा किया जाता है। महिलाओं का अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, पितृसत्तात्मकता। महिलाओं के अधिकार और बेंथम के उपयोगितावाद का बचाव जेम्स मिल ने सबसे किया था और जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, राजनीतिक अर्थशास्त्री, सांसद और सिविल सेवक थे और पारंपरिक उदारवाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक मिल ने सामाजिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान दिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताएं। डूरंड, मैकमोहन, पाकिस्तान, रेडक्लिफ। तो भारत और चीन की जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत द्वारा प्रसारित पूर्वी हिमालय से वास्तविक नियंत्रण रेखा का आधार है और अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा है। और लेकिन उस पर चीन अपना दावा करता है। और पाक रेडक्लिफ पाकिस्तान की रेखा है, डूरंड अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, ये पाकिस्तान। 44 क्वेश्चन है, सी अरबिंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनसाधारण बिन अव्ययी के रूप में, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र। 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण नहीं है। वे गैर स्वायत्त शासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, वे गैर संस्थानिक संरक्षण संगठन है, वे गैर व्यवसायिक संरचनाएं हैं, वे पक्षपाती समूह हैं। 45 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण के विचार का प्रतिपादन मेरी फॉलेट ने किया था। मेरी पार्कर फॉलेट, ठीक है, ने प्रबंधन को लोगों के माध्यम से काम करने की कला के रूप में परिभाषित किया और फॉलेट की शैक्षिक और कार्य की पृष्ठभूमि ने आगे चलकर उनके भविष्य के सिद्धांतों और लेखन के स्वरूप को प्रभावित किया। 46 निम्नलिखित में से कौन से मैरी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? प्रक्रियात्मक फॉर मनी, रचनात्मक द्वंद्व, स्वीकृति क्षेत्र, एकीकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 46 का ऑप्शन आपका सी, बी और सी, ठीक है, रचनात्मक द्वंद्व, स्वीकृति क्षेत्र। एक बार 45 क्वेश्चन देखती हूं मैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन, हाँ ये इसमें गलती हो गई। 45 क्वेश्चन में सामाजिक सक्रिय समूह सरकार के समंथन निरुक्त स्वायत्त समूह है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है 45 का? ठीक है, ऑप्शन ए है, हाँ ऑप्शन ए है, ठीक है, ठीक है। और मैरी पार्कर फॉलेट अगले क्वेश्चन में, ठीक है, ये है मैरी पार्कर फॉलेट। ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजन में हो जाता है, ठीक है। मैरी पार्कर फॉलेट, तो मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में अभी जो बताया था, तो ये हो जाएगा बी और सी, ठीक है। 46 क्वेश्चन ऑप्शन सी, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी और डी, ठीक है, बी और डी हो जाएगा। बी रचनात्मक द्वंद्व और डी एकीकरण, ठीक है, ये नहीं होगा। उस वाले क्वेश्चन के चक्कर में इसमें भी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान दे लें, निम्नलिखित में से मैरी पार्कर फॉलेट के उन्नत विचार हैं, तो वो है बी और डी, यानी रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण, ठीक है। चलिए 47 क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है। बी है पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी। सी है इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समक्ष प्रदर्शित की गई थी। डी है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में एक खतरा समझा जाएगा। और 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और डी, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत दक्षिण एशिया के साथ भारत की सुरक्षा को समानता देने से संबंधित और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नीतियों में शासन काल सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है यह अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। बी वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। सी है प्रमुख हस्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती हैं। और डी उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियम और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और डी, ठीक है। 49 क्वेश्चन आ गया है और करीब 1 घंटा बीतता जा रहा है क्वेश्चन 50 कराने में। बीमा नियामक और, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जो है करप्शन, ठीक है, एक्ट। और हम मिलान करेंगे इसमें, तो बीमा नियामक, ठीक है, बीमा नियामक यानी इंश्योरेंस, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण नियम 1999, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम 2003 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988, ठीक है, ये है। यहाँ पे मिलान करेंगे, 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1।
50 क्वेश्चन आ गया है और 50 क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया? 12 दिसंबर 1920, 12 मई, ठीक है, 12 मई 2020, 12 नवंबर 2020, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2020। अब 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 12 मई 2020 को शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत की दृष्टि है, ठीक है। और यह कोरोना काल में शुरू हुई थी। तो देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो करंट से पूछे गए थे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए करंट की भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा पॉलिटिकल में, तो इसलिए करंट के भी चीजों पर ध्यान रखें। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।